नमस्कार, जोहार। मैं हूँ श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग लोगों से मिलवाते हैं, वो जो अपना काम कर रहे हैं उससे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं इस बारे में बातचीत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाले हैं जो झारखंड में लोगों की आजीविका को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। तो राजीव जी यहाँ पे लोगों की आजीविका पे काम कर रहे हैं। जब हम फार्मर्स की, किसानों की बात करते हैं तो वो यहाँ पे किसानों की आजीविका बेहतर करने के लिए किस तरीके से फार्मर्स को एक बेहतर तरीका बता सकते हैं, कैसे उनके प्रोड्यूस को बेहतर कर सकते हैं, इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनके लिए वो कला शैली को एक माध्यम बना रहे हैं उनकी आजीविका को बेहतर करने के लिए, साथ में ही कला शैली को संरक्षित भी कर रहे हैं। तो आइए राजीव जी से जानते हैं कि ये किस तरीके से इस दिशा में काम कर रहे हैं और किस प्रकार आजीविका को बेहतर कर रहे हैं। तो राजीव जी, सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम कर रहा है और किस उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है विनर विथ यू जी, ये एक सामाजिक संस्था है जो समाज में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट को लेके आई है जी। और हमने इसकी शुरुआत ही की थी ये सोच के कि हम जब संस्था शुरुआत कर रहे हों तो विनर विथ यू अपने लिए हम नहीं काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो जब एक ऐसा नाम हो जिसमें जो समावेशी हो, अगर कम्युनिटी ये नाम कहे तो वो पार्ट फील करे, हमारे टीम मेंबर्स के पार्ट फील करें, साथ ही साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं वो भी एक पार्ट फील करें, ऐसा सोच के हम लोगों ने शुरुआत किया था। और जब हम लोग शुरुआत किए तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वीमेन एंड यूथ के साथ काम करते हैं क्योंकि जब हम समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ सृजन का काम करते हैं, तो सृजन के काम के लिए महिलाओं से बेहतर कोई नहीं या फिर यूथ से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि दोनों सृजन और बदलाव का काम महिलाएं और यूथ करते हैं। तो जब हमारी संस्था महिला और यूथ के साथ काम करना शुरू की तो चैलेंजेस क्या है, जब हम लोग झारखंड के गाँवों में गए और देखने लगे तो सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो आजीविका की थी। जी। लोगों के पास दैनिक जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए, गरीबी थी और इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो झारखंड में जो किसान है वो छोटे किसान हैं, उनके पास लैंड होल्डिंग कम है, उन्हें समय पे क्रेडिट का थोड़ा अभाव होता है कभी कभी, या फिर उन्हें उचित ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते, मानसून का समस्या, इस तरह कई तरह के चैलेंजेस थे। हम लोगों ने किसानों के साथ ही काम करना शुरू किया और जब हमने पहला किसान उत्पादक संगठन बनाया जिसमें किसानों ने खुद से ही अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके बनाया बिना किसी सहायता के, और उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया। हमने देश में काफ़ी अच्छा नाम कमाया और किसान उत्साहित हुए। लेकिन हमने क्या किया कि जब किसान बने तो उनकी समस्याएं थी, ज़मीन छोटी है, लेकिन जब वो एकजुट हो गए तो वो कल्टीवेशन ज़्यादा ज़मीन पे कर नहीं सके, साथ ही वो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पे जा पाए, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग मिला, साथ में मार्केटिंग, क्योंकि वो कलेक्टिव एक्शन पे आ गए तो मार्केटिंग आसान हो गया, उन्हें बैंक ऋण मिलना आसान हो गया, तो ऐसे किसान आगे बढ़ने लगे। साथ ही फार्म बेस्ड एंटरप्राइज का प्रमोशन हुआ, जैसे हमारे क्षेत्र बड़का गाँव का गुड़ काफ़ी मशहूर है तो बड़का गांव में भी सोहराई कोहबर को जीआई टैग मिला। ऐसे हम लोग प्रयास में हैं कि गुड़ को भी एक पहचान मिले, उसे भी जीआई टैग मिले और हम लोग 500 से अधिक किसानों के साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही चतरा ज़िले में हम लोग सरसों उत्पादन पे 500 से ज़्यादा बहनें जुड़ के काम कर रही हैं। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन ये कार्य करते हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक पॉवर्टी के एग्जाम्पल्स है, जहाँ पे कुछ परिवार के पास ना तो पर्याप्त ज़मीन है, ना ही उतने सक्षम लोग हैं जो खेती कर सकें। कई बार होता है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, वो काम करने के लायक नहीं है, तो उनके लिए सॉफ्ट स्किल चाहिए। तो उसी दौरान हम लोग हज़ारीबाग में ही, इसको आपने सुना होगा, जो कि झारखंड का वन ऑफ द एशियन पॉइंट, सबसे प्राचीन वो जगह है जहाँ पे इसको रॉक आर्ट है, नियरली 10,000 BC जो पेंटिंग मानी जाती है। तो हमने देखा कि लोग सोहराई कला को जीआई टैग भी मिला है, लोग कर रहे हैं, और इससे में एक आइडिया है कि झारखंड के जो भी परंपरागत कला है जिसे लोग पहले से जानते हैं, अगर हम लोग मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनको आजीविका भी मिलेगी, घर बैठे काम कर पाएंगे और ये आगे बढ़ेंगे। तो सोहराई, कोहबर, पैतकर, डोकरा, अलग अलग कलाओं को भी हम लोगों ने प्रमोट किया। तो ऐसे
इन दो चीज़ों को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ में युवाओं को जागृत करने के लिए उन्हें हेरिटेज वॉक करवा रहे हैं, वो अपने परंपरा के बारे में जा रहे हैं। साथ ही उन्हें नए स्किल को पाने के लिए, जैसे हमारे जो यूथ है उनको कह सकते हैं स्किल्ड यूथ बनाना जी। तो उसके लिए हम क्या कर पाएँ, उसको लेके हम लोग वर्कशॉप करते रहते हैं। और हमारा एक एम है कि युवा हमेशा ये देखें कि आने वाली पीढ़ी एक कैसे पॉजिटिव योगदान दे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी जी। तो हमें ये तो समझ में आया कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ वहाँ की फेमस है उसको पकड़कर आगे लेकर चल रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार वो अपनी जगह बना सकते हैं इसमें। तो आपने जैगरी की बात करी कि गुड़ को जीआई टैग बड़का गांव में मिलने की कोशिश हो रही है। गुड़ की क्या खासियत है वहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बतलाएंगे? जी, हम ये जो बड़का गांव का गुड़ है, आसपास के ज़िलों में सभी उसे, एक तो आप मार्केट में जाएंगे तो बड़का गांव का गुड़ प्रेफर्ड है। उसके पीछे एक रीज़न है कि वहाँ का जो गुड़ है उसका टेस्ट अलग है, वो आसानी से टूटता है, थोड़ा कलर बढ़िया है। और लोग चाहते हैं कि, क्योंकि यही सब खासियत होता है जब हम कुछ खाने का प्रोडक्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं टेस्ट कैसा है। और अभी क्या है, मार्केट में लोग खजूर का गुड़ लेते हैं, दूसरे स्टेट के भी गुड़ आते हैं यहाँ पे, लेकिन कंपैरिजन देखा जाए तो ये अलग है। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वैरायटी है, क्योंकि कई वैरायटी हैं जो यहाँ भी लखनऊ, अभी गन्ना रिसर्च संस्थान अलग अलग जगहों से आया। तो ये जो गुड़ आता है, ये गन्ना के जो वैरायटी हैं, तो देखेंगे कि उधर से आने के बाद भी यहाँ का जो गुड़ का प्रोडक्शन है, टेस्ट है, वो थोड़ा अलग है। तो हम लोगों ने पाया कि ये शायद भौगोलिक जो रीज़न है, यहाँ जो ज़मीन है, मिट्टी है, पानी है, शायद उनका कंट्रीब्यूशन रहा है जी, जिस वजह से ये बिल्कुल अलग है जी। आपने बताया कि आप चतरा में और साथ में हज़ारीबाग में भी काम कर रहे हैं। तो हम हज़ारीबाग से शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे किस किस विषयों पे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या तरीका है काम करने का, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? हज़ारीबाग ज़िले में काम करने से पहले एक हमारा बैकग्राउंड बताना चाहेंगे कि मैंने महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी काम किया जी। मेरा एक सोच रहा था कि महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करना है। और जब मैं भारत के अलग अलग राज्यों में भी काम किया, काफ़ी ट्रैवल किया जी। और मैंने वहाँ देखा कि महिलाएं जो हैं यहाँ एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादातर ये होता है कि वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो जाएं, वो कुछ पैसा कमाने लगे, लोगों के पास अपना बात रख सकें। और ये देखा जाता है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। लेकिन 2015-16 में जब मैं पहली बार जर्मनी गया, वहाँ जर्मन मिनिस्ट्री BMZ के प्रोग्राम स्टोइमर्गन में काम करने का मौका मिला। तो सबसे पहले जब मैं एयरपोर्ट से बाहर गया, जो कि दूसरे देश देखने का कह सकते हैं पहला पॉइंट है, तो मैंने देखा कि महिलाएं ट्रेन ले चला रही हैं या बस चला रही हैं जी। समाज में जो उनकी भागीदारी थी वो देख के मुझे एकदम से लगा कि नया पिक्चर है। यहाँ तक कि मैंने एक बड़े प्रोग्राम में इंडिया में काम किया था महिला सशक्तिकरण पे, लेकिन वहाँ जाके मेरा सोच बदल गया जी। महिलाओं को देखा, उनकी जो भागीदारी है। और कई बार जो भारतीय महिला पुरुष दूसरे देशों में काम करते हैं, तो मैंने देखा कि जब लोगों से मैं कहता था वापस इंडिया जाके कुछ करते हैं, तो जो पुरुष है वो तैयार होते हैं, उनको बहुत समस्या नहीं, लेकिन महिलाएं जी। उनके लिए शायद वो ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस होता है। तो मैंने सोचा क्यों, और जब मैंने ये सोचा कि आखिर ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं जी। और महिलाओं का क्या है, तो मैं खुद भी कंपेयर कर पा रहा था जो काम करने का तरीका है, लोग जिन तरीक़ों से काम करते हैं, जीवन को जीते हैं, जो फ्रीडम है लाइफ में, तो वो इंडिया में है, बिल्कुल है, लेकिन कई चीज़ों के चलते वो फ़र्क आता है जी। और जब वापस इंडिया आने के बाद वो ज़्यादा गैप दिखने लगा, क्योंकि जब वहाँ रह रहे होते तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब वापस आए तो ये सब जो हम देखते, दिन भर महिलाएं खेतों में काम करती, झुक के अगर वो पौधे को लगा रही हैं, 5 मिनट भी हम झुक के नहीं रह पाते, लेकिन महिलाएं दिन भर झुक के काम करती हैं जी। उनके हेल्थ पे असर होता है। इटली में मैंने देखा महिलाओं का औसत आयु है 87 साल जी। इंडिया में वो लगभग 20 साल कम है जी। तो ये सब मैंने सोचा आखिर क्यों है, तो क्योंकि वो हार्डशिप है, कहीं ना कहीं हार्डशिप है। और हम लोग अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं, उसका केयर कितना करते हैं, हम लोग प्लानट के, पीपल और प्लानट दोनों के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो ये दो बातों का बहुत अहम योगदान है कि हम कितना जानते हैं पीपल के बारे में, प्लैनेट के बारे में, और कैसे सभी का केयर करते हैं, अपने डेवलपमेंट पे काम करें जी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूरोप का या जर्मनी में जो डेवलपमेंट का तरीका उसको इंडिया में थोपा जाए, क्योंकि
मैंने जगह अलग है तो हाँ बिल्कुल अलग है। और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, करीब 17-18 देशों में ट्रैवल किया, और एक अनुभव लेने के लिए, ना कि सिर्फ टूरिस्ट प्लेस जाने बल्कि गाँवों में काफ़ी ट्रैवल किया, उनके शहरों में उद्योगों को देखा। तो मैंने ये सोचा कि लोकेलिटी में जो हमारा कल्चर है, हमारा इतना रिच कल्चर है, तो उस कल्चर के हिसाब से बेस्ट डेवलपमेंट क्या हो सकता है, उसको हम लोग लेके आए। बिल्कुल। और तब एक अच्छा बदलाव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिया में देखें, महिलाएं बच्चे को पीछे बांधी हुई हैं और 5 या 10 ईंटें माथे पे लेके जा रही हैं, वो एक ऐसा हार्डशिप है जिसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ टूल्स हैं, ट्रॉली हैं, जिसको पुश करके वो इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत नहीं, या बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस छोटे छोटे टूल्स लेके आने हैं और उनको बताना है, बदलना है। तो ये सोचते हुए हमने शुरुआत की, और हजारीबाग ज़िले में महिलाओं के साथ हमारा ज़्यादा काम है। किसान भी हैं तो महिला किसान हैं जी, पुरुष किसान भी हैं ज़रूर हैं, लेकिन महिला किसान को हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं जी। महिला किसानों से क्या होता है, उनको जब ये बताते हैं कि आपका हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, या आपके बच्चे हैं जी, तो पहले 5 साल में अगर वो बीमार ना पड़े तो वो कितना ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो पहले 2 साल में जब उनका ऑर्गन डेवलप हो रहा होता, अगर तब वो बीमार पड़ेंगे, उनका बॉडी ज़्यादातर एनर्जी उनका बीमारी से फाइट करने में चला जाएगा, ना कि ऑर्गन डेवलप होने में जी। तो इस तरह की जो अलग अलग समस्याएं थे वो हम जाके बताते हैं, उनको शामिल करते एक प्रोसेस में, चेंज प्रोसेस को समझने के लिए कि कल वो बेहतर लाइफ कैसे जी सकें जी। और डिग्निटी हमारा यहाँ पे की पॉइंट है कि डिग्निफाइड लाइफ उनको होना चाहिए। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी ये है कि फॉर अ वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल डिग्निटी जी। तो इसके पीछे भी कहानी है जी। लेकिन हम लोग ऐसे हजारीबाग ज़िले में काम कर रहे हैं, फार्म ऑफ फार्म दोनों सेक्टर पे जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण है उस पर आपका जोर है, और झारखंड में आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार वो अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं जी। आपने एक कहानी मेंशन करी कि इसके ऊपर एक कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कहानियाँ हैं जो आपको प्रेरणा, जिसने आपको प्रेरणा दी ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। मैं एक्चुअली कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ जी, और जब मैंने आगे की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए तो मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली से जयपुर ही ट्रैवल कर रहा था जी। और उसी दौरान पहले क्या, ये ठंडे का दिन था, काफ़ी ट्रेन तब डिले हुआ करता था, ठंडे हो भी जाता है कुहासे के चलते। हम लोग बैठे हुए थे, उसी दौरान देखा कि वो जो कपकपाती सर्दी है जी, उसमें वहाँ पे बच्चे टहल रहे हैं और कम कपड़े में हैं। ताज्जुब हुआ जान के कैसे, जानना चाहे बच्चों से तो वो ऐसा लगा वो स्लम के बच्चे रहे होंगे जो बगल के हैं, लेकिन जब बातचीत करने लगे तो ये पाया कि नहीं, ये यहाँ से नहीं है, ये घर से भागे हुए बच्चे हैं। थोड़ा और स्टडी किया तो पता चला यहाँ से लगभग 50,000 बच्चे साल में आते हैं। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था, और उसमें से मोर देन 50% जो चिल्ड्रन वो रेस्क्यू नहीं हो पाते। तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चे कहाँ जाते हैं जी। और ये मुझे प्रेरणा दिया कि ये क्या हो रहा है सोसाइटी में, ये बच्चे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने 1 महीने उसी प्लेटफॉर्म पे रिसर्च किया, फिर जी। फैमिलियों से मिला जाके, कुछ NGOs जो वहाँ काम करते थे उनसे मिला, और तब मैंने चयन किया कि अब मैं NGO सेक्टर में काम करूँगा, और कंप्यूटर सेक्टर से मूव करते हुए मैंने डेवलपमेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई की और NGO सेक्टर में आ गया। उसी दौरान मैंने पहला विलेज स्टडी मैंने रांची के बेड़ो, एक खुटार गाँव है, एक रिमोट विलेज है, वहाँ मैंने स्टडी किया 1 मंथ। तो एक स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस ऐसा मैंने एक स्टडी किया ग्रामीणों के साथ 1 महीने के लिए, उन्हीं के घरों में रह के, ताकि मैं पॉवर्टी को फील कर सकूं जी। तो मैंने उनसे कहा कि गरीब कौन है, सभी से पूछा, वो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन वो जनरली कहे कि हमारा जो BPL लाइन है, जो BPL रेखा से नीचे वो गरीब है, ऐसा वो मानते हैं जी। मैंने पूछा आप बताओ कि गरीबी क्या होती है। तो 10 साल 15 साल पहले थोड़ा टाइम भी अलग था। उन्होंने बताया कि गरीब वो है, पहला स्टेज बताया कि जो खाने पीने का दिक्कत है जी। उससे ऊपर तो उन्होंने बताया कि थोड़ा पैसा है तो कपड़े खरीदेंगे, अच्छे कपड़े लेंगे, और अच्छा क्या हो सकता है। तीसरे स्टेज पे आए तो वो बतलाए कि थोड़ा घर भी रिपेयर करेंगे जी। चौथे स्टेज पे क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि अगर पैसा बचा थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करेंगे, पैसा लगा पाएंगे तो जी। उसके आगे तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो ये 5 स्टेज उन्होंने डिफाइन किया पॉवर्टी लाइन अपने लेवल पे, पार्टिसिपेटरी मेथड से जी। और बोला कि अगर ये सब हम कर पाते तो हम गरीब नहीं हैं। तो मैंने कहा पहला स्टेज बताओ, गरीबी से आप कैसे मानते ऊपर आएगा। तो उन्होंने बतलाया कि सामाजिक प्रतिष्ठा,
जी। हम लोग फील करते, लोग हमारे बारे में कहते वो अच्छा आदमी है, समाज में हमारी पहचान होने लगती है। जी। मतलब आप गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं। तो तब मैंने रियलाइज किया जो डिग्निटी है, डिग्निटी बहुत ज़रूरी चीज़। ये डिग्निटी है। अगर हम किसी भी काम में डिग्निटी के बारे में हमें पता चलता है तो हम गरीबी से ऊपर हैं। या फिर ये फिनेंशियल नहीं है, ये पैसे वाली बात नहीं है, ये मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेज है कि अगर हम डिग्निफाइड फील कर रहे हैं तो वो काम बढ़िया है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं है, अगर हम डिग्निफाइड फील कर रहे हैं तो बढ़िया है। और वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते रही। और इसलिए जब विनर विथ यू बनाया तो मैंने सोचा कि फॉर अ वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल डिग्निटी, हमारे जितने लोग हैं सभी डिग्निफाइड फील कर रहे हैं। जी। तो आपने इस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम किया जो आपको बेड़ों में मिला था। जी। काम करते हुए आपको समझ में आया कि लोगों की एक साइकोलॉजिकल स्थिति होती है जिसमें उनको डिग्निफाइड फील करना बेहतर फील कराता है अपने बारे में, या सोसाइटी में अपनी एक जगह बनाने का मौका देता है। आपने हज़ारीबाग के विषय में बताया कि आप औरतों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। अब चतरा पे आप बता रहे थे और साथ में आप इसके विषय में बता रहे थे कि किस प्रकार आप अलग अलग कला शैली को प्रिजर्व करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है? क्या आप उन्हें सिखाते हैं उनका काम, या फिर जिनको ऑलरेडी आता है, और इसके लिए एक मार्केट प्लेस कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं? तो हम लोग कला पे क्यों आए? क्योंकि ओरिजिनली जब हम लोग किसानों के, छोटे किसानों के साथ, क्योंकि हमारी संस्था ने सोचा हम हमेशा उनके लिए काम करेंगे जो लास्ट, समाज के सबसे लास्ट में खड़े हैं। जी। तो ये तो या छोटे किसान थे जी। या जो भूमिहीन ऐसे लोग ज़्यादातर होते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से जो उपेक्षित लोग हैं। तो ऐसे लोग मिले। एक ऐसे फैमिली में देखा जहाँ पे हस्बैंड को थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम था, वो काम नहीं कर सकता है, वाइफ खेतों में नहीं काम कर सकती है, पॉवर्टी है। तो हम लोगों ने सॉफ्ट स्किल के बारे में सोचा, और उसी दौरान हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में सोहराय कोहर को जीआई टैग भी मिला। जी। और जहाँ हमारी संस्था है पासी में गांव है इसको, जब हम लोग वहाँ गए तो इसको गांव पूरे इंडिया में मशहूर है। यहाँ पे विजिटर्स अक्रॉस इंडिया भी आते हैं और दूसरे देशों से भी आते हैं। जी। अब्रॉड से भी लोग देखने आते हैं। लेकिन जब हम लोग पानी पीने के लिए वहाँ ढूंढे तो पानी पीने का नहीं कुछ मिला। जी। वहाँ पे भी लोग जो सीपेज होता है वहाँ से लोग पानी पी रहे हैं। तो वहीं पे बैठ के बातें करने लगे। हम लोग समझे कि ये जो आर्ट है इसको कुछ किया जा सकता है इस पर। और क्योंकि मैंने यूरोप में कई कंट्रियों में ट्रैवल किया था, खास करके अब रोम जाएंगे तो कई सारे म्यूज़ियम है वहाँ, पेंटिंग लगे हुए होते हैं। तो मैंने उनको ये फ़ोटोग्राफ्स भेजे, ये जो पेंटिंग्स है, रॉक आर्ट पेंटिंग्स है। तो उन्होंने भी बताया कि ये काफ़ी एंसेंट और इसकी मार्केट वैल्यू होगी। और इसके बाद हमें आइडिया आया क्यों नहीं एक आर्ट, क्यों जो झारखंड के सभी जो ऐसे कारीगर हैं उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया जाए, बिल्कुल, जो उनको पॉवर्टी है। फिर हम लोग डोकरा आर्ट पे गए। तो करीब हज़ारीबाग में जो डोकरा है, जो पीतल के बर्तन होते हैं, आर्टिजन काफ़ी मेहनत से बनाते हैं। जी। एक प्रोडक्ट बनाने में 7-8 दिन का समय लगता है, क्योंकि वो मिट्टी का ढांचा होता है, उसके ऊपर फिर वो मोम चढ़ाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसे भट्टी में डाल के, पीतल डाल के पिघला के बनाया जाता है। तो काफ़ी साइंटिफिक प्रोसेस है। और मुझे क्या लगा कि ये जनरेशन से इसको प्रिजर्व किया जा रहा है। जी। अब ये आर्टिजन छोड़ के जा रहे हैं, 1-2 आर्टिजन बच रहे हैं। ऐसे ही पैटकर पेंटिंग में काफ़ी कम आर्टिजन थे। तो हम लोगों ने इनको कांटेक्ट किया, कुछ संस्थाओं से हमें ये फंडिंग सपोर्ट भी मिला जिससे हम लोग ये काम कर पाए। और हम लोगों ने क्या पाया कि अगर इन कलाओं को आगे बढ़ाते हैं तो मार्केट चाहिए। जी। हम प्रोडक्ट बना लेंगे, सेल तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्लस्टर हर जगह पे बना रहे हैं, क्लस्टर अप्रोच में जा रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्ट बनाए। और जो प्रोफेशनल्स है, खास करके हम लोग वॉलंटियर्स ढूंढते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में इतना स्कोप नहीं है कि हम हमेशा हाईली पेड एम्प्लॉय को ला सके डिज़ाइन बनाने के लिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। एक टाइम पे जब हमारे पास फंडिंग रहेगा हम मदद कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है इंडिया और यूरोप में काम करने वाले NGOs में। यहाँ पे हम सभी एम्प्लॉय डिपेंडेंट है, लेकिन दूसरे देशों में है कि लोग वॉलंटियर्स लेके आते हैं। और ये वॉलंटियर्स काफ़ी स्किल्ड वॉलंटियर्स होते हैं, जो चाहते हैं कि समाज के लिए 1-2 घंटे दें। ऐसे लोग भी होते हैं हमारे बीच में। तो हम ऐसे लोगों को ट्राई करते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हमें थोड़ा सपोर्ट करें। और साथ ही जो हमारे फ्रेंड्स थे, मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक सीरीज फॉर यूनेस्को का प्रोग्राम था, एम्पावरिंग यूथ इनोवेटर्स। तो उसमें 29 यंग प्रोफेशनल को सेलेक्ट किया गया था 9 अलग अलग कंट्रीज से। तो मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ। तो उसका ये बेनिफिट था, वो 1 वीक प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी एक फ्रेंडली माहौल बना, और सभी इनोवेटर्स थे जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बढ़िया किया था, और उनके साथ ट्रैवल किया। तो मैंने देखा कि कितना कुछ स्कोप है इस दुनिया में।
हमारे अंदर बस एक ओपननेस और विलिंगनेस होना चाहिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं जी, जी। और हमें उसके लिए एक रास्ता मिलता है। बिल्कुल। तो मैंने उनसे भी बात की, अभी भी मैं जब काम करता हूँ मैं उनसे शेयर करता हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स उनसे शेयर करता हूँ। और अभी फ्रांस में हमें अच्छा मार्केट मिला है जी। हम एसोसिएट हुए उनसे, उन्हें अपना डिज़ाइन भेजे और वो कह रहे हैं कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना के भेजो, मार्केट करेंगे जी। और ये सीधा कम्युनिटी को बेनिफिट जाएगा, क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम क्लस्टर बना के वो जो महिलाएं हैं उनके खाते में ही पैसा जाए ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो ये उनके सभी महिलाओं के अकाउंट तो नहीं कर सकते, इसलिए क्लस्टर अप्रोच में जाते हैं जी। और इनको हम लोग लिंक करवा रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हमारा काम चल रहा है लोकली। अभी विद इन इंडिया ये कई जगह पे स्टॉल्स पे पार्टिसिपेट किए हैं, जम्मू, न्यू दिल्ली, मुंबई, रांची में कई मेले में, जमशेदपुर, वो कई जगह पे जाते रहते हैं और हम लोग फैसिलिटेट करते हैं और जो हमारी सहयोगी संस्थाएं वो भी मदद करते रहती हैं इसमें। जी। तो आपने छोटे क्लस्टर्स बनाए हैं महिलाओं के, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि किस प्रकार वो अपनी आर्ट को एक अलग लेवल दे सकते हैं। खास करके डोकरा आर्ट की बात कर रहे थे आप कि किस तरीके से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे देशों में अपना सामान बेच सकते हैं और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। इसमें कोई मिडिल मैन को आपने हटा दिया है और ये डायरेक्टली लोगों से कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो इससे काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को, गाँव में खास करके। उनको ये भी समझ में आएगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत हाई है और वो सही प्राइस जब उनको मिलता है तो वो एक, जैसा आपने बताया था कि जब गरीबी की बात करी थी आपने, तो लोगों ने बताया था कि एजुकेशन एक पॉइंट था जिस पे वो बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, तो शायद वहाँ तक वो लोग पहुँच पाएंगे और उससे ये जो साइकिल होता है पॉवर्टी का और एजुकेशन नहीं होने का, उससे शायद बाहर निकल पाएंगे। जी। आपने हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। खास करके मैं इसके विषय में समझना चाहूँगी कि किस प्रकार की परेशानियों का सामना लोगों को इसमें करना पड़ता है। खास करके आपको किस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिले जहाँ पे लोगों को समझाना या उनको इस तरीके से यूनाइट करना मुश्किल हो रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा बतलाइएगा। मेरे लिए एक एडवांटेज है क्योंकि मैं झारखंड से हूँ जी, मेरा घर है और जब मैं अपने बारे में लोगों को बताता हूँ तो मिलना जुलना आसान होता है जी। बहुत मुश्किलें नहीं आती, या फिर जो दूसरे जगहों पे काम करने में थोड़ी मुश्किलें आती है वो मेरे लिए थोड़ा कम है जी। लेकिन फिर भी जब हम लोगों को बताते हैं कि इस आर्ट पे काम करो, तो वो पारंपरिक आर्ट है, लोग पहले किया करते थे जी। वो छोड़ इसलिए दिए क्योंकि मार्केट नहीं है, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसे फिर से बतलाना पड़ता है जी। और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस यहाँ के रेट हो जाते हैं कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा होता है, ज़्यादा बताते हैं आप इंटरप्राइज कैसे बना सकते हैं इसको जी। वो एक अलग स्टेप में चले जाते हैं। अभी हम लोग, हमारे साथ जो कुछ कारीगर चतरा में कढ़ाई वाले हैं, ये पहले से ये काम करते आ रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते, काफ़ी सुंदर हैं जी। लेकिन इंटरप्राइज कैसे रन करते हैं, उन्हें बैंकिंग सहायता कैसे प्राप्त होगी, इस पे उनका फोकस नहीं है अभी। वो बस जितना सामान बनाते हैं उसको लेके शॉप में बेचने का प्रयास करते हैं जी। और ऐसे उनको काफ़ी मुश्किलें आती हैं जी। तो आप कह सकते हैं कि वो छोटे लेवल पे चीज़ों को बनाना जानते हैं पर उसे बेचे कैसे, सही मार्केट कैसे ढूंढें, इस तरीके की परेशानियां रहती हैं। साथ में जब भी हम एक बिज़नेस बनाने की बात करते हैं तो एक पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि पहले पैसे होने चाहिए। तो ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे जो ये फ़ायदा पहुंचाती है लोगों को पैसे देने के, पर शायद उनको पता नहीं है। तो ये जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम करते हैं आप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है। जब हम अपने झारखंड में यूथ की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है किस प्रकार यूथ इसमें मदद कर सकती है, जो लोग हैं वो किस प्रकार लोगों की मदद कर सकते हैं यहाँ पे? मेरे पर्सपेक्टिव में जो कल्चर है जी, वो किसी भी कंट्री के लिए बेस है, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, एक अच्छा कल्चर जी, या फिर हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें एक अच्छे कल्चर की ज़रूरत है और हमारी कल्चर काफ़ी रिच है, हमें काफ़ी प्राउड है इस पर। लेकिन कई कल्चर है उसमें हमें ये देखना है कि कल्चर, एक अच्छे कल्चर, बच्चों को एक अच्छे कल्चर सीड करने के लिए क्या ज़रूरत है कि एजुकेशन के लिए। और जब हम गाँवों में जाते हैं अभी भी आई थिंक 20 साल पहले जैसे दिक्कत था वो अब नहीं है। 20 साल पहले देखेंगे तो शायद स्कूल भी नहीं थे कई जगहों पे, वहाँ पे स्कूल हैं, बिल्डिंग्स अच्छे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे शायद उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, टीचर्स का इशू रहता है।
तो ये कल्चर आएगा कहाँ से? जी। सो जब झारखंड आए तो मेरे नज़र में हमेशा ही आता है, लोग बात करते हैं कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन ये बात तब करते हैं जब वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, जब उनका बेस होता है, जब उनको तैयार होना होता है, अच्छे से पढ़ाई करना होता है, तब वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। और अभी जो अपॉर्चुनिटी है हमारे दुनिया में, जब हम लोग पूरे दुनिया से कनेक्ट हो चुके हैं और कोई भी चाहे तो कहीं भी काम कर सकता है, वो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अपने गाँव में नहीं, बल्कि पूरे देश में कहीं भी काम कर सकता है, दुनिया के किसी कोने में काम कर सकता है, फिजिकली भी और रिमोटली भी। पॉसिबिलिटी काफ़ी बड़ी है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी कल्चर स्ट्रांग हो, हम लोगों को जाने, हमारी शिक्षा मजबूत हो और दूसरे देश के कल्चर को भी हम समझें, उनको रिस्पेक्ट करें। अगर हम चाहें दूसरे देशों के लिए कुछ या वहाँ जाके काम करें या रिमोटली भी काम करें, तो हमें सभी को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और हम काम चाहें तो सभी को काम मिल सकता है, हर कोई पैसा कमा सकता है और हर कोई एक बेहतर जीवन जी सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल कैसे बने? जी। अभी एग्जांपल के तौर पे कहेंगे कि अगर हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, पहाड़ है, नदी, झरना, ज़मीन है, सारा कुछ है जी। तो अगर ये पहाड़ है, अगर हो सकता है हमें पत्थर चाहिए तो उसका एक लेयर हम यूज़ करें और पहाड़ को रहने दें। जी। जंगल के लिए भी ऐसा ही है, हमें लकड़ी चाहिए, थोड़ा लकड़ी लें, लेकिन वहाँ पे और पेड़ लगाएं ताकि वो बैलेंस बना रहे। जी। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि ये सब कुछ घटते जा रहा है। जी। तो हमें एक संरक्षण करने की बहुत ज़रूरत है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की, उसको कम्प्लीटली हटाना ज़रूरी नहीं है। जी। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी राजीव जी, अगर एक सेंटेंस में आप बताना चाहें कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं, अगले फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, किस तरीके की अचीवमेंट्स आप देखना चाहते हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हमारे संस्था के लिए फ्यूचर में हम ये देखना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने और इस समाज में काफ़ी सक्रिय भागीदारी ले, इस समाज को सृजन करने के लिए, और जो हमारे यूथ हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और देश को एक ऐसी दिशा दिखाएं कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे पहुँचे और हम लोग बेहतर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आई थिंक हमने बहुत कुछ सीखा आज। हमने ये समझा कि जो हमारा झारखंड है वो बहुत ही रिच है, नेचुरली रिच है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। हमें ज़रूरत है इस पे फोकस करने की, इस पे काम करने के लिए। जैसे राजीव जी ने बताया कि ह्यूमन डिग्निटी पे काम करने की ज़रूरत है, आजीविका पे यह काम कर रहे हैं और इसमें एक मार्केट प्लेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है और ये काफ़ी बढ़िया काम रहा है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अब हम आपसे भी लेंगे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी नए एपिसोड में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। जोहार।